चलो, हेलो विद्यार्थियों, आज हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। देखो, इसके लिए अव्युत्क्रमणीय के लिए आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। वर्ग आव्यूह मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो एक वर्ग आव्यूह ए क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा यदि इसके सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। यदि इसके सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा तो ये कौन सा आव्यूह होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? तो एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा यदि उसके सारणिक का मान शून्य के बराबर ना हो, है ना। सारणिक का मान शून्य के बराबर ना हो, इस आव्यूह के सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा, तब यह कौन सा कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अपने पास द्वितीय कोटि का एक सारणिक दिया है, 2 ऋण 3 ऋण 4 और ये 6, इस तरह से दिया है एक आव्यूह। ये वर्ग आव्यूह है, 2 गुणे 2 द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसके सारणिक का मान निकालते हैं। तो इसके सारणिक का मान कैसे आ जाएगा? सारणिक का निशान लगा देंगे, 2 - 3 4 6 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा होता है, सारणिक निकालना आपसे बनता होगा, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। -4 है, -4 × -3 यह आएगा 12 - 12, ये 0 आ गया। तो सारणिक का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो कौन सा आव्यूह हो जाएगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तृतीय कोटि के सारणिक में एक एग्जाम्पल देखें, उसमें भी कोई भी आव्यूह हो, तृतीय कोटि का हो या तृतीय कोटि का हो, यदि उसके सारणिक का मान 0 है तो क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या कहलाएगा? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक आव्यूह ले लेते हैं, वर्ग आव्यूह 2 1 5 7, ये ले लिया। ठीक, अब इसके सारणिक का मान निकालते। इसके सारणिक का मान कितना आएगा? 2 × 7 - 5 × 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14 - 5 होगा, कितना होगा? 9 आ जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है, है ना। 0 नहीं आया तो ये कौन सा आव्यूह होगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। इसे कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखें व्युत्क्रमणीय आव्यूह का। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2 3 4, यहाँ 0 0 -1 2 3 और 7 दिया है, एक ये आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं ये चेक करना। जिसके सारणिक का मान निकाल लेते हैं। सारणिक का मान आ जाएगा 2, इसमें जो आव्यूह का निशान है इसको हटा के हम सारणिक का निशान लगा देंगे, 2 3 4 0 0 -1 3 2 7। इसका प्रसार कर देते हैं। किसके सापेक्ष कर देते हैं? प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। इसमें अधिक 0 है ना, जिसके सापेक्ष अधिक 0 होता है उसके सापेक्ष प्रसार कर दें। हालांकि किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पे मान समान आएगा। अपने लिए आसान क्या होगा, अपन इसके सापेक्ष प्रसार कर दें। इसके साथ प्रथम स्तंभ के सापेक्ष तो 2 आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे ऋण 1 2 3 और 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2, इन दोनों का गुणा कितना होगा? 7 × 7 ऋण 7 3 दूनी 6, ये कितना होगा? ऋण 13 आ जाएगा। 13 दूनी कितना होगा? ऋण 26 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारणिक का मान 0 नहीं आया, है ना। तो ये कौन सा सारणिक कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय। ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। इस आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं आया, कोई दूसरी संख्या इस 0 को छोड़ के वो धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है। तो ये सारणी, ये जो आव्यूह कहलाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। और यदि 0 आ जाएगा तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट इसके बाद है प्रतिलोम आव्यूह, या इसको अपन कहते हैं प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह भी कहते हैं। प्रतिलोम आव्यूह या होगा ये व्युत्क्रम आव्यूह भी कहलाता है। प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह या इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा? यदि हमें 2 आव्यूह दिए, यदि A व B
n कोटि के दो अवयव है ना, अवयव a और b दिए हैं, यदि अवयव a व b n कोटि के वर्ग अवयव हैं, n कोटि के वर्ग अवयव हैं, दोनों n कोटि के वर्ग अवयव हैं, इसमें मतलब इसकी दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तो दोनों a और b दो अवयव हैं, n कोटि के वर्ग अवयव हैं। यदि हमने इन दोनों का गुणा किया, मतलब a b का गुणा किया, तो क्या एकांक अवयव आ जाए, है ना, या b a करें तो भी एकांक अवयव आ जाए। ठीक है, अब एकांक अवयव में क्या होता है, अपन एकांक अवयव में हमने पढ़ा था जैसे प्रथम कोटि का अवयव होगा, द्वितीय कोटि के एकांक का अवयव इस तरह से होता है, तृतीय कोटि के एकांक का अवयव क्या लेते हैं अपन, इस तरह से आ जाता है ना। विकर्ण में एक एक होता है, बाकी अवयव शून्य होते हैं इसके। तो प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, तो इसका तो कम उपयोग होता है, इन दोनों का उपयोग अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n कोटि का वर्ग अवयव लिखा ना, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, in आ जाएगा। तो यदि अभी अपने को ऐसा दिया है कि दो वर्ग अवयव हैं a और b, n कोटि के वर्ग अवयव हैं, यदि उनका गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, n कोटि का एकांक अवयव आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, तब अवयव a जो कहलाएगा, तब अवयव a b का प्रतिलोम अवयव कहलाता, अवयव a b का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है, अवयव a b का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। या उल्टा भी हो सकता है, अवयव b यह a का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। यदि a b बराबर in या ba बराबर in, दोनों में समान आएगा, मतलब दोनों का गुणा करने पे एकांक अवयव है, तो a को b का प्रतिलोम अवयव कहेंगे, या b को क्या कहेंगे, a का प्रतिलोम अवयव कहेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको अच्छा लिखेंगे। अब इसका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम अवयव का मान अपन कैसे निकालते हैं। तो a का प्रतिलोम अवयव जो है, a के प्रतिलोम अवयव को, है ना, a के प्रतिलोम अवयव को अपन दर्शाते हैं a इनवर्स से दर्शाते हैं, a इनवर्स से दर्शाते हैं, a इनवर्स से। जैसे b का प्रतिलोम अवयव है तो उसको किससे दर्शाएंगे, b इनवर्स से दर्शाएंगे। a के प्रतिलोम अवयव को a इनवर्स से दर्शाएंगे, b के प्रतिलोम अवयव को b इनवर्स से दर्शाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ लिखा अवयव a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा, और b इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। a इनवर्स यहाँ पर ने लिखा ना, अवयव a b का प्रतिलोम अवयव, अवयव b a का प्रतिलोम अवयव है, तो a इनवर्स का मान b इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ इसका सूत्र होता है, इसमें प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने का सूत्र होगा। जिसे अपने को प्रतिलोम अवयव निकालना है तो इसके लिए a का प्रतिलोम अवयव, a का प्रतिलोम अवयव, a का प्रतिलोम अवयव हमें निकालना है। तो a का प्रतिलोम अवयव को आप a इनवर्स से लिखते हैं, और a इनवर्स का जो मान होगा, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट से अपॉन क्या होगा, सारणी के आ जाएगा। ये सूत्र होता है। इसमें सारणी के क्या होगा, बराबर नहीं होगा कभी भी शून्य के, सारणी के बराबर नहीं होगा शून्य के, मतलब सारणी के का मान क्या हो, ये व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ए जो होगा वो कौन सा होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, इसलिए उसका मान शून्य के बराबर नहीं होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये सूत्र है अवयव के प्रतिलोम ज्ञात करने का। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ चले, हम एक इसका प्रश्न करते हैं, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने का एक प्रश्न करते हैं। मान लो अपने पास ये दिया है, a बराबर 2 ऋण 3 5 1 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो ना, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो, प्रश्न लिख देते हैं। और ये दिया हुआ आपको a का मान अवयव में 2 ऋण 3 5 और 1। तो जैसे अभी हमने बताया प्रतिलोम अवयव निकालना है, तो हमें प्रतिलोम अवयव के लिए क्या है, a इनवर्स निकालना, a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स बराबर क्या आएगा, एडजॉइंट से अपॉन सारणी के आएगा। अब एडजॉइंट से क्या होगा, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम होगा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बताया एडजॉइंट से कैसे निकालते हैं। इन अवयवों के सहखंड निकालेंगे, उनका परिवर्त होता है। तो उनका परिवर्त कैसा, a11 a12 a21 a22। ये आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बिल्कुल क्लियर है ना, ये हमने समझाया हुआ है। तो यहाँ इनके मान निकालेंगे, अपने पास एडजॉइंट से का मान आ जाएगा
इसका सारणिक निकाल लेंगे तो सारणिक का मान आएगा और इसमें मान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसका हल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सारणिक ए का मान निकाल लो। तो सारणिक ए कितना होगा, 2 ऋण 3 5 और 1, इनका गुणा, इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका गुणा, 2 × 1 - 5 × -3, तो कितना होगा 2 माइनस माइनस प्लस 15, कितना हो गया 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके सहखंडज सहखंड निकालेंगे, इनके सहखंड निकालेंगे। तो किसका सहखंड आएगा, सबसे पहले 2 का सहखंड, सबसे पहले हम आज निकालेंगे 2 का सहखंड निकालते हैं। तो 2 का सहखंड ये किसका, प्रथम पंक्ति प्रथम अवयव, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है। तो -1 1 + 1 आ जाएगा, इनको जोड़ देते हैं, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर ऋण 3 का सहखंड निकालेंगे, ऋण 3 का सहखंड ये कौन सा है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, इसको 1 2 लिखेंगे, यहाँ 1 + 2 आ जाएगा। फिर इनको छोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, इसका 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे ये विषम घात इसलिए ऋण आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 5 का सहखंड आ जाएगा, 5 का सहखंड कितना होगा, 2 1 होगा, तो -1 to the power 2 + 1, इन दोनों को छोड़ेंगे, यहाँ पर ऋण 3 आ जाएगा, कितना होगा, ये ऋण है और ये ऋण, तो ये धन 3 हो जाएगा। फिर 1 का सहखंड निकाल लेंगे, तो 1 का सहखंड, 1 किस पंक्ति किस स्तंभ में, ये द्वितीय पंक्ति स्तंभ का है, तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 1 की घात 2 धन 2, इसके संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ने पे 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाल लिया, सहखंड निकाल लिया, A1 A2 A3 A4। अब अपन पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट्स ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट्स ए निकालना है, मतलब सहखंडज अवयव निकालना है आपको, एडजॉइंट्स ए। तो एडजॉइंट्स ए का फॉर्मूला, जैसे ये पंक्तियों में थे ना, ये पंक्तियों में, तो उसको स्तंभ में लिख देते हैं ऐसे, A11 A12 A21 और ये कितना आएगा, A22 आ जाएगा। ये एडजॉइंट्स ए का मान रख दें, इसके A11 का कितना है 1, A12 -5 है, A21 का मान 3 है और ये कितना है 2 है। तो ये कितना आ गया, एडजॉइंट्स ए का मान आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट्स ए का मान आ गया। और सारणी के अपन निकाल चुके हैं, सारणी के का मान यहाँ 17 है। अपने को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मतलब ए का प्रतिलोम अवयव निकालना है। ए का प्रतिलोम अवयव फॉर्मूला है अपने पास, एडजॉइंट से अपॉन सारणी के होगा। तो एडजॉइंट से सहखंडज ये लिख देंगे, कितना निकाला अपन ने 1 -5 3 2 आ जाएगा। और यहाँ पर सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान कितना है 17 है, 17। इसको ऐसा भी लिख सकते 1/17, यहाँ लिख दें 1 3 -5 2 आ जाएगा। इतना ही आंसर हो गया। और भी इतना पर्याप्त है। और भी हल करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, अंदर सब में भाग हो जाएगा, 1/17 3/17 ऋण 5/17 और 2/17। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का जो सारणी, द्वितीय कोटि का जो अवयव दिया है उसका अपन ने प्रतिलोम निकाला। द्वितीय कोटि का अवयव जो दिया है उसका हमने प्रतिलोम अवयव निकाला। सबसे पहले उसके सारणी का मान निकालो, 17 आ गया। सभी अवयवों के सहखंड निकालो, फिर सहखंडज अवयव निकाला अपन ने एडजॉइंट से, इसको सहखंडज अवयव कहते हैं। और फिर इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट कर दी है। हाँ चलें, ये दूसरा प्रश्न है। ये तृतीय कोटि का सारणिक दिया अपने को, हमें तृतीय कोटि का सारणिक दिया। इस तृतीय कोटि के सारणिक का हमें प्रतिलोम अवयव निकालना, मतलब ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सारणिक का मान निकालते हैं। तो ए का सारणिक, इसमें सारणिक का निशान बना दीजिए। यहाँ ये सारणिक है ना, ये बड़ा कोष्टक है, ये अवयव का निशान होगा, ये सारणिक का होगा। 1 0 0 आ जाएगा, 3 3 0 5 2 -1। इसका मान निकालने का, जैसे जहाँ यदि ज़्यादा जीरो है तो थोड़ा आसान सा होता है इसका हल करना। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अपन प्रसार करते, इसको छोड़ेंगे, इसको, इन दोनों को छोड़ देंगे, है ना। यहाँ से तो 1 लिखा, इसको छोड़ा, कितना जाएगा
302 माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना होगा, ऋण 3 और 2 शून्यम शून्य। तो यहाँ पर सारणिक का मान कितना आ गया अपने पास, -3 आ गया। तो सारणिक ए का मान ऋण 3 आ गया। ठीक है, सारणिक ए का मान ऋण 3 आ गया। अब इसके बाद इनके सहखंड निकालने होंगे, सभी अवयवों के सहखंड। तो जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी बताया था ए इनवर्स निकालना है ना, पितलोम आव्यूह। तो इसके लिए आपने को एडजॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, सारणिक चाहिए। सारणिक का मान निकालना। अब एडजॉइंट्स के लिए सहखंडज आव्यूह के लिए सहखंड चाहिए प्रत्येक अवयव का। तो सबसे पहले अपन क्या करें, एक का सहखंड लेते हैं। ठीक है, एक का सहखंड। तो एक का सहखंड कैसे निकालेंगे अपन, एक क्या है ये वाला, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का है। तो एक के सहखंड को अपन A11 से लिखेंगे। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ है, 1 + 1 आ जाएगा। इसको इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, 302 - 1 होगा, 302 - 1। तो इसको अपन इसको हम हल करते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा, 3 एकम 3 ऋण 0, तो ऋण 3 आ गया एक का सहखंड। फिर क्या करते हैं अपन, 0 का सहखंड। ये 0 कौन सा वाला है, ये वाला 0 है ना, द्वितीय पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, जैसे यहाँ आ गया ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 305 ऋण 1 आ जाएगा, 305 ऋण 1 होगा। तो ये बाहर है इसलिए क्या आ जाएगा, ये ऋण आ जाएगा यहाँ पर विषय में, इसलिए ऋण आ जाएगा। 3 एकम 3 ऋण 3 ऋण 0, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ये धन 3 आ जाएगा। अब अगले 0 का, इस वाले 0 का, तो ये कौन सा होगा, 13 होगा ना। 13 मतलब पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो ऋण 1 की घात, ये दोनों जुड़ जाती हैं, 1 धन 3। फिर क्या करें, इसके संगत स्तंभ संगत पंक्ति को छोड़ दें, तो 3 3 5 2 आ जाएगा। यहाँ 3 3 और 5 2 होगा। तो ये शाम में इसलिए धन आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 5 कितना आ गया, 15। तो कितना होगा, -9 आ जाएगा। अगला फिर आ जाएंगे इस 3 का सहखंड। अब 3 देखें कहाँ पर है, इस 3 के लिए, तो ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है। तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे 2 1 लिख देंगे, 821, तो -1 to the power 2 + 1 आ जाएगा। संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ दो, इसको छोड़ेंगे, इसको 0 0 2 - 1 0 0 2 - 1। तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा और ये 2 0 - 0, तो कितना आएगा, 0, इसका गुणा 0, इसका गुणा 0 आ जाएगा। फिर 3 के बाद फिर अगले इस वाले 3 के लिए निकालते हैं 3 का सहखंड। तो 822 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का है। तो ऋण 1 की घात 2 धन 2 आ जाएगा। फिर इसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ देंगे, मतलब इसके संगत ये छोड़ जाएगा ये, तो 1 0 5 1 5 - 1 आएगा। तो 1 0 5 और -1 आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा, 1 × -1 और 5 × 0 0, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी अवयव के लिए भी निकालेंगे अपन। तो बाकी अवयव में कौन सा बचा अब अपने पास, 3 के बाद, इस 3 के बाद ये 3 भी हो गया ना, 5 हो गया। अब 0 के लिए आ जाएगा, तो 0 का सहखंड, 0 का सहखंड आ जाएगा, 0 का सहखंड। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0 किस में है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, 2 3 आ जाएगा। ये 0 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है, तो यहाँ पर जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 3, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 0 5 2 आएगा, 1 0 5 और 2 हो जाएगा। तो ये विषय में इसलिए ऋण आ जाएगा, 2 एकम 2, ये कितना होगा, 2 एकम 2 और ये 5 शून्यम 0, तो ये ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 के बाद अपन क्या लिखेंगे, 5 का सहखंड लिखेंगे, 5 का सहखंड। तो 5 का सहखंड जो होगा ये कितना होगा, दूसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, तो ऋण 1 की घात 3 धन 1 आ जाएगा ये।
फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 0 0 3 0, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हल करने पे। अगले इसके बाद कितना आएगा, 2 का सहखंड आ जाएगा। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो ऋण 1 की घात 3 धन 2 लिख देंगे। फिर इसके संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 0 1 0 3 0 आ जाएगा, 1 0 3 0, तो ये भी कितना होगा, 0 आ जाएगा सॉल्व करने पे। फिर अगला क्या बचा, लास्ट आया -1 का सहखंड, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3, तो 3 + 3, इसकी संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, 1 0 1 0 और 3 3 आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 1 3 ऋण 0, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे सहखंड निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी सहखंड निकालने के बाद एडजॉइंट्स ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट्स ए का मान क्या होगा, मतलब सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो ये A11 A12 A13 है ना, ये फॉर्मूला होता है सहखंड आव्यूह का, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। अब इनके मान रख देते हैं। अभी जो हमने मान निकाले हैं, तो A11 ये है, A12 ये है, A13 -3 3 -9 -3 3 -9 आ गया है। फिर ये 0 0 -1 -2 आ गया, और फिर कितना आ जाएगा, ये 0 0 3 आ जाएगा, 0 0 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सहखंडज आव्यूह का मान निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से सहखंडज आव्यूह के मान निकाले हमने, एडजॉइंट से निकाल लिया। ठीक है, देखें सही है सारे मान, चलो सभी सही मान है, सारे मान सही है। ठीक है, अब इसमें हम इसमें अब क्या करते हैं, एडजॉइंट से आ गया, इन्वर्स निकालना है अपने को। तो ए का प्रतिलोम आव्यूह क्या आएगा, ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट्स ए अपॉन सारणी के होता है डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट से, एडजॉइंट्स ए का मान यहाँ पर लिख दें, और अपॉन में क्या आएगा, सारणिक का मान कितना है, यहाँ पर सारणिक का मान कितना निकाला, -3, ऐसा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, जैसे एडजॉइंट से अपॉन डिटर्मिनेंट से 1 अपॉन, इसको यहाँ लिख दो 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या लिख दो, एडजॉइंट से लिख देते हैं, ऐसा इस तरह से सारणिक का मान। अब ये सारणिक का मान अपने कितना दिया है, ऋण 3 दिया है, सारणिक का मान ऋण 3 दिया, और ये एडजॉइंट से का मान निकाल लिख दें, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। तो ये हमारा ए इन्वर्स आ गया, प्रतिलोम आव्यूह आ गया। किसका प्रतिलोम आव्यूह आ गया, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रतिलोम आव्यूह। तो इस प्रकार से द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकालते, ये पढ़ा हमने, और तृतीय कोटि के सारणिक का प्रतिलोम आव्यूह इसको पढ़ा। हेलो विद्यार्थियों, आज हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, है ना, रैखिक समीकरण निकाय का हल करेंगे। रैखिक समीकरण निकाय का हल किसके द्वारा करेंगे, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा। जैसे हमने पिछले क्लास में व्युत्क्रम निकाला था ना, प्रतिलोम आव्यूह निकाला था, इन्वर्स निकाला था, उसके द्वारा अपने को समीकरण निकाय का हल निकालना है। कौन से समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय। तो पहले 2 चर वाले निकाय लेते हैं, फिर 3 चर वाले। 2 चर वाला निकाय किस तरह से होगा, इस तरह से, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अंकों में यदि कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो अपन इस प्रकार से होगा, 2x - 3y = 5, 3x - 7y = 6। इस तरह से कोई समीकरण अपने को दिया है, तो ये 2 चर वाला रैखिक निकाय होगा। जैसे यहाँ पर 3 चरों वाला रैखिक निकाय किस किस तरह से होगा, a1x + b1y + c1z = d1। फिर इसी प्रकार से a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। तो ये तीन चरों हैं, 3 चर x y z दिए हुए हैं। इसके जैसे कोई क्वेश्चन, 3x - y - 4z 5, x - y - 7z = 6, 3x - 5y - 2z = 8।
इस तरह से 3 चरों वाला निकाय होगा तो ऐसे समीकरण होगा। तो ये 2 चर निकाय के लिए है और ये क्या है 3 चर निकाय के लिए। तो इनको हल करने की विधि क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, आव्यूह के पदों में लिखते हैं। इसे आव्यूह के पदों में लिखने पर, आव्यूह के पदों में लिखने पर, आव्यूह के पदों में लिखेंगे, दोनों को लिखते हैं। आव्यूह के पदों में क्या, जैसे हमने इसमें आव्यूह लगा दें, दोनों तरफ आव्यूह लगा दें। जैसे इसमें a1x लिख दिया, b1y, a2x प्लस b2y, यहाँ भी लिख दें, दोनों तरफ आव्यूह ले लिया। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, इस तरह लिख दें a1 b1, a2 b2। दूसरे इसमें आव्यूह में एक्स वाई ले लें और यहाँ क्या ले लेते हैं c1 c2 ले लें। तो a1 b1 a2 b2 मतलब इस वाले भाग को ऐसा लिखा है। यदि हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखो a1x प्लस b1y आ जाएगा, a2x प्लस b2y यही पद आ जाएगा। इस आव्यूह को हम क्या करते हैं a मान लेते हैं, इस आव्यूह को हम x मान लेते हैं, इस आव्यूह को b मान लेते हैं और ये को a को वहाँ ले जाएंगे तो ये a इन्वर्स हो जाएगा, इसको a इन्वर्स b लिख देंगे, समीकरण 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर a का यहाँ आ जाएगा समीकरण 1, या a इन्वर्स का दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो भी इतना आ जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण आ गया ना, मतलब ये मेन समीकरण। इसको अपन ने जैसे यहाँ अभी हमने इसको नंबर 1 दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब इसमें देखें a का मान क्या दिया अपने पास, तो a का मान ये लिखा है अपने पास, कितना है a1 b1 a2 b2 होगा, ठीक है। x का मान क्या लिखा है अपने पास x y, और b का मान क्या लिखा है c1 और c2 लिखा है। इस तरह से a लिखा है तो a क्या करेंगे, सारणी के का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को a इनवर्स निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी का मान निकालना पड़ेगा। तो सारणी का मान इसमें क्या होना चाहिए, सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब व्युत्क्रमणीय सारणी होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय सारणिक होना चाहिए या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, उसके सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये संगत असंगत हमें चेक करना होगा उसमें। तो सारणी के का मान, इसके लिए अपने को a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, पिछले a इनवर्स निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले हमने इसको पढ़ा था। तो a इनवर्स बराबर 1 सारणी के होता है एडजॉइंट से। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट से निकालना पड़ेगा, सारणी के निकालना पड़ेगा। x आपको दिया है, b दिया है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x, a इनवर्स और b के मान रख देंगे और इन मानों को फिर अपन हल करते हैं। तो हल करने पे अपने पास किसका मान आएगा, x और y के मान आ जाएंगे। x y ये इसके लिए क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अब ये हम इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। 3 वाले के लिए हम एक साथ और बता देते हैं। 3 चरों का दिया है तो इसको भी क्या करेंगे, जब हम आव्यूह के पदों में लिखेंगे तो ऐसा लगा देंगे, फिर ये लिखेंगे। तो अपन इस स्टेप को नहीं लिखे, हम डायरेक्ट कैसे बता देते, पहले इसके गुणांकों को लिख देते हैं। गुणांक कितना आएगा, a1 b1 c1 आ गया। यहाँ गुणांक क्या हो गया, a2 b2 c2। गुणांक क्या हो जाएगा, a3 b3 c3। ये गुणांक लिखा यहाँ पर इस तरह से, ठीक। और फिर यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई जेड लिख देंगे, एक्स वाई जेड, और ये कितना आ गया, d1 d2 और d3। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हमने क्या किया, आव्यूह के पदों में लिखा। चाहे तो अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर कि आव्यूह के पदों में लिखने पर, है ना, इसको क्या किया अपन ने, आव्यूह के पदों में लिखने पर, है ना, आव्यूह के पदों में लिखने पर, इसको हमने आव्यूह के पदों में लिख दिया। फिर से ठीक इसी तरह से यहाँ जैसे किया वैसे कर लेंगे हम। यहाँ पर इसको a ले लेते हैं, इसको x ले लेंगे, इसको b ले लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आ जाएगा a इनवर्स b हो जाएगा। ये समीकरण अपन इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर a किसको माना है, ये आव्यूह को a माना है, कितना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये आव्यूह a दिया हुआ है और ये इसको x किसको माना है,
एक्स वाई जेड को आव्यूह एक्स माना है, आव्यूह D1 D2 D3 को क्या माना है, ये B माना है। आव्यूह में D1 D2 D3 इस आव्यूह को B माना है। फिर से वही करेंगे। अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में हमें मान रखना है A इनवर्स B और x का। तो x का मान ये दिया हुआ है आपके पास, B का मान भी दिया, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको आव्यूह A का, सारणिक A का मान निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट A का मान निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A का आव्यूह A का मान निकालेंगे, एडजॉइंट A का मान निकालेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स का मान निकालेंगे। तो A इनवर्स का मान क्या लिखा अपन ने, 1/सारणिक A और एडजॉइंट A, मतलब उसके सखंडज आव्यूह निकाल लेंगे। तो इससे A इनवर्स का मान आएगा। तो इसके सारणिक का मान निकाल लेंगे, इसका सखंडज आव्यूह एडजॉइंट से निकाल लेंगे, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इससे अपने A इनवर्स का मान आ जाएगा। फिर समीकरण एक में हम क्या करेंगे, A इनवर्स A, समीकरण एक में हम x का A इनवर्स के B का मान रखेंगे, इसे हल करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x y z का मान मिल जाएगा। तो ये अभी हमने आपको एक मेथड बताई है ना, विधि बताई कि अपन रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि से करेंगे तो इसे किस तरह से करेंगे। अब हम इसके एक एक क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे, अभी जैसे एक चर वाला दो चर वाले समीकरण बताए थे, तीन चर वाले समीकरण कैसे हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इनका एक एक उदाहरण करते हैं। दो चर वाला एक समीकरण दिया है हमें, 2x धन 5y बराबर 1, 3x धन 2y बराबर 2। इसे हमें क्या करना, आव्यूह विधि से हल करना है ना। किस विधि से करना, आव्यूह विधि से। 10th में अपन ने इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से हल किया था, तो उससे नहीं हल करना, हमें इसे आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसके हल करते हैं अपन। हल करने के लिए सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम आव्यूह के पदों में लिखते हैं ना। इसे आव्यूह के पदों में लिखने पर, आव्यूह के पदों में लिखने पर, देखो आव्यूह के पदों में किस प्रकार से बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर गुणांक लिख लेंगे, x और y के गुणांक एक सारणिक में लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 5 3 और कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरे इसमें कितना आ जाएगा, एक्स वाई लिख देंगे यहाँ पर, और तीसरे इसमें कितना आ जाएगा, हम बराबर है, फिर यहाँ के ये अंक एक साथ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको आव्यूह के पदों में लिखा, इस समीकरण को आव्यूह के पदों में लिखा। एक इसमें इनके गुणांक उसी क्रम में लिख देना, एक्स वाई चर लिख देना, और यहाँ बाएं तरफ दाएं तरफ जो राशियाँ हैं उनको लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा ये, इसको a इनवर्स b लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे, इसे समीकरण 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं अपन ने क्या किया है यहाँ पर, हमने क्या किया है यहाँ पर। तो a का मान क्या है यहाँ पर, 2 5 3 2 लिखा है a का मान। x का मान क्या लिखा है हमने, इसको लिख दें। x का मान क्या लिखा है, x और y लिखा है। और b का मान कितना लिखा है, b का मान 1 और 7 लिखा हुआ है। तो a का मान लिखा है, x का मान, ये a का मान है, ये x का मान, ये b का मान यहाँ लिखा। हमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सारणिक का भी मान निकालना है और उसके एडजॉइंट से का मान निकालना, मतलब सहखंडज आव्यूह निकालना है। सबसे पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो सारणिक के मान के लिए कितना आ जाएगा, इसमें सारणिक का निशान लगा देंगे। ये अभी आव्यूह है ना, इसको सारणिक का लगा दिया इसमें। तो ये आ जाएगा, हल करने पे 2 दूनी 4 होगा, 3 5 15, 4 में से 15 घटाओ तो ऋण 11। तो ये आव्यूह a का मान आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a11 निकालना होगा पहले। a11 अर्थात क्या होगा, ये 2 जो है, यहाँ जो 2 लिखा है उसका क्या होगा, सहखंड होगा। तो a11 का मान ऋण 1 की घात 1, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इसका मान 2 आ जाएगा। a12 का मान निकालते हैं, तो ऋण 1 की घात 1 धन 2, 12 मतलब ये 5 है। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसलिए इसको अपने 12 लिखा है। और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, ऋण 3 हो जाएगा। फिर 821 निकाल लेते हैं। तो 21 के लिए
ऐसे आ जाएगा, ऋण 1 की घात 2 धन 1 आ जाएगा। 2 1 मतलब ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 होगा। विषम घात के कारण कितना आएगा, ये ऋण 5 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, 822 निकालेंगे, तो 822 मतलब ये 2 होगा, तो इसके लिए इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये किस पंक्ति किस स्तंभ का है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, और यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये धन 2 हो जाएगा। तो A11 A12 A21 A22 मतलब क्या किया अपन ने, इन अवयवों के, इस सारणिक के अवयवों के सहखंड निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सहखंडज अवयव निकालना है। सहखंडज अवयव अर्थात क्या निकालना, एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A के लिए सूत्र होता है A11 A12 A21 A22 होता है। जैसे ये पंक्तियों में रहते हैं ना, तो उनको स्तंभों में लिख देते हैं। ये पीछे हम बता चुके हैं ना, इसके पहले A11 2 ऋण 3 और ऋण 5 और 2 आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट्स आ गया। वैसे तो क्या होता है, ये द्वितीय कोटि का जो अवयव होता है ना, जैसे ये द्वितीय कोटि का अवयव लिखा है, कितना लिखा है यहाँ 2 5 और कितना लिखा है 3 2। इसका एडजॉइंट्स आप क्या कर सकते, डायरेक्ट अपन लिख सकते इसका, केवल इसके लिए, लेकिन 2/2 के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए नहीं होगा। इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, इन दोनों को बदल देते हैं, तो ये 2 2 और इन दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, तो ये इसका एडजॉइंट्स होगा। देखो यहाँ पर ये बदल दिया, इसके चिन्ह बदल दिए। मान लो आपको ऐसा दिया है ABCD दिया है, इसका जिसे A लिखा है और आपको इसका एडजॉइंट से निकालना है मान लो, तो एडजॉइंट से निकालने के लिए अपन चेक कर सकते हैं अपन ने गलत तो नहीं किया। ये बदल जाते हैं, मतलब D यहाँ आ जाएगा A यहाँ आ जाएगा और इनके क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या होगा, इसके एडजॉइंट्स का मान होता है। तो अपन डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यदि अधिक मार्क्स का आता है तो अपने को पूरा सॉल्व करना होगा ऐसे। तो इसके लिए अब एडजॉइंट से निकाला, अब हमें क्या करना, A इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो A इनवर्स का मान, तो A इनवर्स क्या होता, 1 सारणी के, है ना, 1 डिटर्मिनेंट से, और यह कितना आएगा एडजॉइंट से। तो 1 डिटर्मिनेंट से A का मान देखो यहाँ पर कितना निकाला, ऋण 11 निकाला अपन ने, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/11, ठीक है, 1/11 और एडजॉइंट से का मान ये ऊपर ही लिखा है, यहाँ पर कितना है 2 ऋण 3 है और ये कितना ऋण 5 है और 2 दिया है। तो A इनवर्स का मान आ गया। अब हमने क्या बताया, आपको इसको समीकरण 1 में रखना है ना, समीकरण 1 का यहाँ पर है, तो A इनवर्स निकाल लिया। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान मतलब जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जो भी राशियां दी गई उसके मान रख देंगे। तो x बराबर कितना आएगा, A इनवर्स B आ गया। अब इसमें A इनवर्स का मान रख देते हैं और B का मान रख देते हैं, x का मान रख देते, तो ये समीकरण 1 लिखा। अब यहाँ पर हम मान रख के बता रहे इस स्टेप में, x की जगह देखें, इसमें मान रख रहे हैं, किस में मान रख रहे हैं हम, x बराबर A इनवर्स B में मान रख रहे हैं। x का मान कितना लिखा है, xy लिखा है। A इनवर्स का मान कितना है, 1/11 और यहाँ पर सारणिक में कितना है 2 है, ऋण 5 है, यहाँ पर ऋण 3 है, 2 है, और B का मान जो लिखा है अपन ने, ये B लिखा है 1 7 लिखा है, तो यहाँ B का मान 1 और 7 लिख देंगे। तो A इनवर्स का मान रख दिया और B का मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है, इसका हल, तो xy ऋण 1/11 को वैसे ही लिखा रहने देंगे अपन, इसका अंदर गुणा नहीं करना है ना, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, तो 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 2 का गुणा 5 में ना, 5 7 35 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 में, ऋण 3 एकम 3 और 2 का गुणा 7 में होगा, तो 2 सत्ते कितना होगा 14 आ जाएगा ये। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले इस पंक्ति का 2 अवयवों का गुणन है ना, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन कैसे निकालते, तो वो किया है यहाँ पर। तो ऋण xy, यहाँ पर ऋण 1/11, इसमें से इसको घटा दो, 2 में से 35 को घटा दो, कितना बचेगा ऋण 33 आएगा,
इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 11 आ जाएगा। ये ऋण 33 और 11, इसमें से क्या करें 11 दोनों में है ना, सारणिक है, आव्यूह है, तो आव्यूह में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से मतलब हर एक अवयव से उभयनिष्ठ निकाल आता है। तो इसमें से 11 उभयनिष्ठ निकाल लिया हमने, तो कितना आ जाएगा ऋण 11 और ये कितना बचेगा ऋण 3 और 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये 11 से 11 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक्स वाई कितना आ जाएगा ऋण 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये चिन्ह अंदर ले जा लेते हैं अपन इस चिन्ह को, तो ये कितना हो जाएगा धन 3 आ जाएगा और ऋण 1 आ जाएगा। धन 3 और ऋण 1 होगा। तुलना कर दें इसकी दोनों की तुलना करने करना मतलब x का मान 3 आ जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा ऋण 1। ये अपना आंसर हो गया। आंसर चेक कर सकते हैं, जैसे ये समीकरण दिया है आपके पास, कौन सा समीकरण 2x धन 5y बराबर 1, जैसे ये समीकरण दिया है। आंसर सही है नहीं ये चेक कर लें, इन मानों को इसमें रख दें, यदि ये संतुष्ट करता है तो सही होगा, नहीं करता है तो गलत होगा। तो यहाँ पर 3 रखोगे इसमें और यहाँ पर कितना रखोगे ऋण 1 रखोगे, तो 3 दूनी 6 ऋण 5, तो 6 में से 5 गया कितना आया 1, तो 1 बराबर 1, मतलब ये क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो ये अपने जो हल निकाला है ये सही हल निकाला है। ये 2 चरों वाला समीकरण हमने बताया ना, ये 2 चरों वाले समीकरण को अपन इस प्रकार से लिखेंगे। एक बार क्या किया हमने, एक बार इसको आव्यूह के पदों में लिखा, गुणांक लिखा, एक्स वाई लिखा है और ये एक साथ लिखा है। फिर इसको a माना, इसको x माना, इसको b माना, तो x बराबर a इनवर्स b आ गया। फिर a x b लिख के a सारणिक a का मान निकालना है, एडजॉइंट a का मान निकाला, फिर उसके बाद इनवर्स a का मान निकाला हमने। इनवर्स का मान निकालने के बाद फिर समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 में हम x का मान रखना है, a इनवर्स का मान रखना, b का मान रखना है। फिर इसको हल कर लेते हैं।